हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आज के दिन की। आज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये बुक्स की सारी अवेयरनेस और कॉपीराइट की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ये डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस बारी की थीम क्या है इसकी? रीड सो यू नेवर फील अलोन। रीड सो यू नेवर फील अलोन इस बार की थीम है। आज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, जिसको सिर्फ वर्ल्ड बुक डे भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। वेयर इज़ द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 गोइंग टू बी हेल्ड? पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो ये होने जा रहा है मुंबई में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 मुंबई में। इसकी डिटेल्स देखते हैं थोड़ी सी। ये 2 डे का इवेंट रहेगा, 2 दिन चलेगा इवेंट। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फिक्की। फिक्की होता है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की बात हो रही है, तो मिनिस्टर कौन है इसके? सर्बानंद सोनोवाल। पढ़ा है ना हमने पहले भी सर्बानंद सोनोवाल के बारे में, तो वो इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर हम, जो पीएम नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ना, सागरमाला प्रोग्राम, उसके अंडर ही ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है। और ये कनेक्ट करने वाला है चेन्नई, वाइजैग एंड अंडमान को विद गोवा। ये जो आपके मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने में ये जो प्रोग्राम है, ये जो आपका समिट है, ये हेल्प करेगा। और थर्ड हमारे पास पॉइंट है, सर्बानंद सोनोवाल ऑल्सो रिवील द कॉन्फ्रेंस ब्रोशर, लोगो एंड मैस्कॉट कैप्टन क्रूजो। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है लोगो, मैस्कॉट या आपका लोगो ब्रोशर वगैरह के बारे में। वैसे मैस्कॉट ज़्यादा पूछा जाता है, तो कैप्टन क्रूजो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 बाय यूएनईपी? जो यूएन का आपका एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसने फॉलोइंग में से किसका नाम डिक्लेयर किया है फॉर द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? चैम्पियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, ये आपको याद रखना है। तो ये दिया है डेविड एटनबर्ग को। डेविड एटनबर्ग जो हैं वो इंग्लिश नेचुरल हिस्ट्री ब्रॉडकास्टर हैं। मतलब आपको सिर्फ ब्रॉडकास्टर याद रखना है कि एक ब्रॉडकास्टर हैं जो इनको ये वाला अवार्ड इस बार ही मिला है। ये इनको मिला है फॉर द डेडिकेशन टू रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स रिस्टोरेशन। ठीक है, नेचर और उसकी रिस्टोरेशन के लिए इन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और यूएनईपी चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ऑनर्स इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंडिविजुअल्स को भी करता है ऑनर, ग्रुप्स को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट आया होता है जिनकी वजह से इन्वायरमेंट में, जिनकी वजह से मतलब इन्वायरमेंट को कोई भी इफेक्ट पहुंचता है अच्छा, तो उनको इसमें अवार्ड किया जाता है, उनको इसमें सम्मानित किया जाता है। दिस इज़ द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के अगर कोई ऑनर देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, तो उसमें से ये हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 हैज़ बीन अवार्डेड टू 5 इंडिविजुअल्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द वन अवार्डेड? तो जॉन एफ कैनेडी अवार्ड मिलता है एक, इस बारी का वो जो अवार्ड है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 लोगों को वो अवार्ड मिला है। ठीक है, 5 लोगों को अवार्ड मिला है। ये इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में, ये नहीं पूछा है कि किसको अवार्ड मिला है फॉलोइंग में से, ये पूछा है कि किसको नहीं मिला है फॉलोइंग में से, क्योंकि 5 लोगों को मिला है तो मतलब कि फॉलोइंग में से किसी 3 को मिला और 1 को नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिला है उनका नाम है नील मास्टरसन। मिला किसको है वो हम देख लेते हैं। अब इनका हमारे को नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अगर इनका हमको पता होगा तो ऑलरेडी हम बता देंगे ईजिली कि ये वाला ऑप्शन हमने नहीं पढ़ा है, तो यही आंसर होगा। तो ये नहीं आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है नाम, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और जॉसलिन बेंसन, रस्टी बॉयर्स, इनको ये अवार्ड मिला है। और बाकी 2 भी हम देख लेते हैं। अब ये वाला अवार्ड 5 इंडिविजुअल्स को फर्स्ट टाइम मिला है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये पॉइंट, ये याद रखना है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हमने बहुत बार पढ़ लिया, अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इनका नाम है, इनको भी अवार्ड मिला है। यूएस की रिप्रेजेंटेटिव हैं लिज चेनी, इनको भी अवार्ड मिला है। और मिशिगन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जॉसलिन बेंसन, इनको भी मिला ये अवार्ड। एरिजोना रिप्रेजेंटेटिव हैं रसल बावर्स, इनको भी अवार्ड मिला है। और साथ में वॉन्ड्रिया मॉस, इनको भी अवार्ड मिला है।
सबको किसके लिए मिला है? फॉर देयर करेज टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी को डिफेंड या प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये अवार्ड ना इस टाइम पे दिया जाता है कि अगर किसी भी सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन के आने के बावजूद अगर कोई ऐसे एफर्ट्स पुट कर रहा है जो डेमोक्रेसी की भलाई में है, या डेमोक्रेसी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये 5 इंडिविजुअल्स को मिला है। अब हमने वैसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे ये सर्व कर रहे हैं, तो वो आपको मतलब याद इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सिर्फ इतना रखना है। बाकी ये मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दे रही हूँ। ये जब आप PDF डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पर इसकी डिटेल्स पढ़ लेना कि किस किस के लिए मिला है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनको मिला है फॉर हिज वेलर टू प्रोटेक्ट यूक्रेनियन पीपल ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। अब रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में इन्होंने गिव अप नहीं किया। ये जानते हैं कि रशिया बहुत पावरफुल है अगर वेपन्स के मामले में देखा जाए तो, बट स्टिल इन्होंने गिव अप नहीं किया अपनी जनता पे, उनको प्रोटेक्ट ये अभी भी कर रहे हैं। उसके लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला है। तो ये हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक बार इसको सिर्फ रीड कर लेना, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाम हम देख ही चुके हैं ऊपर, सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, और ये याद रखना है कि ये क्या सर्व कर रहे हैं, किस पोजीशन पे हैं ये, बस उतना याद रखना है। तो नेक्स्ट पेज पे भी इनके बाकी जो 3 बचे हैं उनका भी दिया हुआ है, ये भी आपको एक बार याद रख लेना, PDF में इसको पढ़ लेना बस एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। यूनिसेफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कोलैबोरेटेड टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन। यूनिसेफ इंडिया और फॉलोइंग में से किसने विकसित करने के लिए सहयोग किया है भारत के बच्चों के राज्य पर भारत की पहली रिपोर्ट। हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी अलग आई है, मतलब कि यूनिसेफ इंडिया ने फॉलोइंग में से किसके साथ कोलैबोरेट किया है ताकि इंडिया की पहली रिपोर्ट बनाई जा सके स्टेट ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन के नाम पे, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन के नाम पे रिपोर्ट आ सके पहली। उसके लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया यूनिसेफ इंडिया ने? नीति आयोग के साथ। ओके, नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट किया है। थोड़ी डिटेल्स देखें अगर तो हम, द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ इंडियाज़ चिल्ड्रन, जिसका नाम ये रहने वाला है। ओके, ये आपकी रिपोर्ट है बट नाम इसका ये है, स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट, ये नाम है इसका। ये जो है विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय नीति आयोग एंड यूनिसेफ। मतलब सिर्फ ये वाला पॉइंट है आपका जो पूरा क्वेश्चन है, ये सम अप कर रहा है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन साइंड दी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रीट्रेटिंग देयर जॉइंट कमिटमेंट टू अचीविंग चिल्ड्रंस राइट्स इन इंडिया। मतलब दोनों ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी साइन किया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि हम कमिट रहेंगे जितने भी इंडिया के चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स के लिए, ठीक है। तो मतलब चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए आपको ये याद रखना है कि ये वाला जो कोलैबोरेशन हुई है वो मेन फोकस कर रही है चिल्ड्रंस के राइट पे, इंडिया के जितने भी बच्चे उनके राइट्स पे। द रिपोर्ट विल क्रिएट फ्रेमवर्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, हाउसहोल्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट अक्रॉस स्टेट्स। मेन ये किस चीज़ को फोकस करेगा? बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनके चाइल्ड के जो भी राइट्स होते हैं उनके लिए, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखेगा, एजुकेशन का भी, वाटर एंड सैनिटेशन भी उनको प्रॉपर प्रोवाइड हो रही है या नहीं, उनकी जो हाउस होल्ड में लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, किस माहौल में वो जी रहे हैं उसके लिए भी, और साथ में चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट है या नहीं है, वो सब, इन सब पैरामीटर्स पे ये फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं और इस पर काम करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT इंक्ड एन MOU विद पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको पोकोसो भी बोलते हैं, टू कंडक्ट R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इंडियाज़ पावर सेक्टर। तो फॉलोइंग में से किस IIT ने MOU साइन किया है पोकोसो लिमिटेड के साथ? ये इसी की ही वो है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। इसके साथ MOU साइन किया है ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट की जा सके इंडिया के पावर सेक्टर में। तो ये किया आपका IIT दिल्ली के साथ, ठीक है, IIT दिल्ली प्लस पोकोसो। और मतलब इसके ना आप पॉइंट्स ऐसे बना सकते हो याद रखने के लिए कि IIT दिल्ली लिख दिया आपने, प्लस पोकोसो लिख दिया, और साथ में इक्वल्स टू करके लिख दिया आगे किसके लिए कर रहे हैं? पावर सेक्टर के लिए। ये जब आप कभी कभी नोट्स बना रहे होते हो ना, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक न्यूज़ को आपको डिटेल में कवर करना है, आप ऐसे पॉइंटर्स जैसे बना के भी कर सकते हो कवर, तो इससे आपको याद रहेगा और इजीली याद हो जाएगा। ये याद रख लेना, IIT दिल्ली ऐसे लिख लेना। थोड़े देख लेते इसकी डिटेल्स। द MOU साइंड टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इशूज़ रिलेटेड टू इंडियाज़ पावर सेक्टर एंड स्ट्रेंथन इंटरैक्शन बिटवीन द एकेडमिया एंड इंडस्ट्री।
अब ये जो MOU है ये फोकस करने वाला है पावर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट पे, ताकि जो मतलब इंटरेक्शन भी होती है ना, मतलब जो एक रिलेशन होता है ना अकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में, उसको भी इम्प्रूव किया जा सके, ये इसका मेन फोकस है। और IIT दिल्ली जो है उसने पहले भी पार्टनर किया है दिल्ली जल बोर्ड के साथ, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड के साथ पहले भी इसने कोलैबोरेट किया है, पार्टनर किया है टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ऑन वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सच एज वेस्ट वाटर कन्वेंस, ट्रीटमेंट, रिसाइकल, रीयूज़ एंड डिस्पोजल। अब इन्होंने ये कहा है इसमें कि IIT दिल्ली ने पहले भी दिल्ली जल बोर्ड के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट, उसकी चाहे कन्वेंस हो, उसकी ट्रीटमेंट हो, कैसे ट्रीट किया जाए उस पानी को, रिसाइकल कैसे किया जाए, या उसका रीयूज़ या फिर डिस्पोजल कैसे किया जाए, उसके लिए भी IIT दिल्ली ने पहले भी कोलैबोरेट किया। तो ये पूछा जा सकता है, जो साथ में भी न्यूज़ कवर हो रही है ना, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच UPI ऐप becomes operational at NeoPay terminals in the UAE। अब दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फॉलोइंग में से कौन सा UPI ऐप है जो उनके NeoPay टर्मिनल्स में भी लाइव हो गया है अब? तो वो हुआ है आपका भीम UPI। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भीम UPI अब NeoPay टर्मिनल्स पे भी चलेगा दुबई में। NPCI इंटरनेशनल आर्म, अब NPCI जो आपका उसकी ना एक इंटरनेशनल आर्म भी है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी एक इंटरनेशनल आर्म भी है जिसको हम NIPL कहते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि भीम UPI, जो भीम की भी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, उसका UPI वाला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाला, हैज़ गॉन ऑपरेशनल एट NeoPay टर्मिनल्स अक्रॉस द UAE। तो NeoPay टर्मिनल्स में अब भीम पे के थ्रू पेमेंट हम कर सकते हैं। दिस इनिशिएटिव विल एम्पावर इंडियन टूरिस्ट टू पे एट NeoPay टर्मिनल्स यूजिंग भीम UPI, हमने डिस्कस कर ही लिया ये ऊपर। विच हैज़ बिकम दी प्रेफर्ड मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ओके, NeoPay जो है वो पेमेंट सब्सिडरी है मशरेक बैंक की, हमने पहले पढ़ा है ना मशरेक बैंक के बारे में, वो न्यूज़ नीचे मैंने कवर कर दिया, पर मशरेक बैंक की ही एक सब्सिडरी है NeoPay। और जो मशरेक बैंक है ये दुबई का सबसे ज़्यादा पुराना बैंक है। मशरेक के बारे में हमने ये वाली न्यूज़ डिस्कस की थी कि मशरेक, नियो एंड फेडरल बैंक पार्टनर, इन दोनों ने पार्टनर किया था टू फैसिलिटेट नॉन रेजिडेंट जितनी भी अकाउंट ओपनिंग है इंडियंस की, वो दुबई में या UAE में पूरे में उसको बढ़ाने के, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब कि वहाँ पर नॉन रेजिडेंट इंडियंस जितने भी हैं उनकी अकाउंट ओपनिंग हो सके, उसके लिए फेडरल बैंक ने मशरेक बैंक के साथ ही, मशरेक का जो नियो वाला था उसके साथ कोलैबोरेट किया था, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी जो हमने पहले कवर की थी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ ₹3.42 लाख करोड़ ड्यूरिंग द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, वेयर वाज द समिट हेल्ड। वेस्ट बंगाल ने 3.42 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स उसको मिले हैं, मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट के साथ लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रपोज किया है। किस दौरान किया है प्रपोज? एक वहाँ पे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ था, तो उसमें इन्होंने ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बिजनेसमैन ने ये प्रपोज किया था कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये समिट हुआ कहाँ पर था। ये समिट आपका कोलकाता में हुआ था, ठीक है, कोलकाता में ये वाला समिट हुआ था। 6th एडिशन थी ये इस समिट की, और हुआ कहाँ था एग्जैक्ट अगर आपसे पूछ ली जाए, विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर कोलकाता में 20 और 21 अप्रैल को ये 2 दिन का इवेंट था। इसमें 4300 पार्टिसिपेंट्स थे, 4300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 42 कंट्रीज। सिर्फ इंडिया के ही इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, 42 डिफरेंट कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आएगी, और वो जितने की आएगी हमने वो अमाउंट डिस्कस कर लिया, 3.42 लाख करोड़। अब इसके साथ साथ ना, जब हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी नया प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो उसमें 40 लाख जॉब भी क्रिएट्स होंगी, ठीक है, जॉब क्रिएशन भी होगी, इसमें 40 लाख नई जॉब्स आएंगी। और एक इसमें मेन पॉइंट है कि अदानी ने, जो आपके गौतम अदानी हैं, अदानी ग्रुप के हेड हैं जो, उन्होंने ये कमिट किया है कि हम इस इनिशिएटिव में वेस्ट बंगाल में स्पेशली 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले 10 सालों में, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट डिकेड वो 10,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, अदानी ग्रुप, ये आपको याद रखना है। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के।
ओडिशा सीएम नवीन पटनायक रिलीज 2 बुक्स, द मैजिक ऑफ मंगलजोड़ी बाय अविनाश खेमका एंड द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया बाय अविनाश मोहापात्रा। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम याद रखने हैं। नवीन पटनायक ने 2 बुक्स लॉन्च की हैं, जिनमें जो मैजिक ऑफ मंगलजोड़ी है वो अविनाश खेमका ने लिखी है, और जो सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया है वो अविनाश मोहापात्रा ने लिखी है। ओके, दोनों अविनाश ने लिखी है, बट आप कंफ्यूज नहीं करना है। खेमका ने लिखी है मंगलजोड़ी वाली और मोहापात्रा ने लिखी है सिख हिस्ट्री वाली। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन हैज़ पार्टनर्ड विद अप्लाइड इन्वायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन AERF एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल टू प्रोटेक्ट दी मैनग्रोव्स इन रायगढ़ महाराष्ट्र। इसमें सिर्फ बोल्ड वाले पॉइंट्स याद रखने हैं कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने जो रायगढ़ महाराष्ट्र के मैनग्रोव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक MOU साइन किया या एक पार्टनरशिप किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी हैव पार्टनर्ड विद द DRDO to use shaft technology in the Indian Air Force aircraft and Indian naval ships in order to protect the enemy from enemy radar guided missiles during hostile situations। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने पार्टनर किया है DRDO के साथ, ताकि शाफ्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स में, ताकि अगर मतलब कभी भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम लोग प्रॉपर डील नहीं कर सकते हैं, तो रडार गाइडेड मिसाइल्स के साथ जो एनिमीज़ हैं उनको टारगेट किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन शांति सेठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज USA वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइज़र। अब USA की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनकी डिफेंस एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया गया है शांति सेठी को। ये एक इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन है शांति सेठी, इनका नाम आपको याद रखना है। ये थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है, बट हमने ये आज इसलिए कवर की है क्योंकि उस वाले में हमारी ये स्किप हो गई थी, तो ये वाली भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी के ही साथ हमने एक और न्यूज़ थी जो रीसेंट न्यूज़ थी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। रिसेंटली US Senate हैज़ कन्फर्म्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ केतन ब्राउन जैक्सन द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब केतन ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया गया US के, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये आपके आज की न्यूज़ थी। कोई भी इसमें कन्फ्यूजन लग रही है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं आपसे कल मिलूँगी नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।